सरदार बलराज सिंह खालसा जी ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਨਿਮੰਤਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। जो पंजाबी ना समझ सकते होंगे, हिंदी कॉमन असी सारे समझ लवांगे। मेरे प्यारे बच्चों, कई बार आपने स्कूलों में देखा लिखा रहता है विद्या विचारी ता परोपकारी। विद्या विचारी, विचारी एक वो होता है जिसको हम तरस जो कहते हैं कि ये विचारी है। और मैं थोड़ा स्टेज के ऊपर ही जाता हूं क्योंकि मुझे लेक्चर स्टैंड पर तो इतना आनंद नहीं आ रहा, आपके सामने फेस होगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। देखो बच्चों, विद्या विचारी ता परोपकारी। विद्या की हम विचार करेंगे, जितना ज्यादा अध्ययन करेंगे तभी हम लोग परोपकारी हो सकते हैं। इसलिए आपने बहुत मेहनत करके पढ़ाई करनी है और आगे बढ़ना है। आज हमारे पंजाब की बड़ी तरसजोग हालत है। आज जहां के बच्चे 4 एकड़ जमीन को बेच देते हैं और कनाडा, अमेरिका, इटली, ऑस्ट्रेलिया की तरफ कूच कर जाते हैं। पहले एक ऐसा समय था जब 3 भाई, 4 भाई, 5 भाई, 6 भाई, 8-8, 10-10 बच्चे भी माँ बाप के होते थे। और आज कितने बच्चे हैं? आज कहते हैं हम 2 हमारे 2। और आज वो भी नहीं रहा। आज एक जिसके एक पहले बच्चा लड़का जन्म ले लेता है वो कहते बस एक ही बच्चा बहुत है। और अगर अब बेटी नहीं होगी तो समाज आगे नहीं चल पाएगा। इसलिए जो कहते हैं ना बच्चों की जोड़ी होनी चाहिए, मैं मानता हूं, गुरु ग्रंथ साहब मानते हैं जोड़ी 2 बेटों से नहीं होती है, जोड़ी बहन भाई की जोड़ी होती है, बेटे की और बेटी की जोड़ी होती है। अगर बहन नहीं होगी, अगर बच्ची नहीं होगी तो आगे वाला रिश्ता अपने आप ही खत्म हो जाएगा। और आज एक गलत फहमी है, हम लोग कहते हैं पंजाब में कुछ नहीं है, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, कनाडा चले जाओ, इटली चले जाओ, लेकिन बच्चे हमारा भविष्य है। इसलिए मैं आप लोगों से ये बात साझा करना चाहता हूं कि आज हम बच्चों को जब पढ़ाते हैं ना, एक तो हमारा समाज आज भी उसी सोच के साथ चल रहा है। 50% लोग आज भी ये सोचते हैं कि बेटी को पढ़ाएंगे तो दूसरे घर चली जाएगी। ऐसा नहीं है। आज अगर मेरी बेटी डॉक्टर बन के बैठी होगी तो मैं फक्र से कहूंगा कि मेरी बेटी MBBS बन के वहां डॉक्टर है। और बेटी को पढ़ाएंगे तभी आगे समाज पढ़ेगा और तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और इसलिए आज हम कहते हैं पंजाब में कुछ नहीं है, आज हम कहते हैं भारत में कुछ नहीं है, हम बाहर चले जाएं। नहीं, गुरु नानक जी कहते हैं उहां तो जाएं जब इहां ना होए। जहां सब कुछ है, एक समा वो था जब शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह का राज था, तब विदेशी जहां नौकरी करने आते थे पंजाब के अंदर, और तब एक रुपए के बराबर $13 के बराबर 1 रुपए की कीमत होती थी। और तब महाराजा रणजीत सिंह ने एक शर्त लगाई थी कि जो हमारे पास नौकरी करने आएंगे वो पंजाबी सीख करके आएंगे। आज वो के लोग क्या कहते हैं, कनाडा वाले, जो हमारे देश आएंगे हमारी भाषा सीख करके आएंगे। और इसी को महाराजा रणजीत सिंह कहते थे, जो मेरे राज में नौकरी करने आएगा वो पंजाबी सीख करके आएगा। और आज हमें पंजाबी बोलने में शर्म महसूस होती है। और एक बात याद रखो, अगर पंजाबी से दूर चले जाओगे, जो बच्चा अपनी माँ से दूर चला जाता है वो कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाता। आप इंग्लिश पढ़ो, आप उर्दू पढ़ो, आप फारसी पढ़ो, लेकिन हमेशा हर लैंग्वेज की शिक्षा माँ बोली से ही शुरू होती है। हम कोई भी भाषा सीखते हैं तो माँ बोली से सीखते हैं ना। जब आपको अपनी माँ बोली में मुहारत हासिल नहीं होगी, आप दूसरी लैंग्वेज को अच्छी तरह से नहीं सीख पाओगे। आज 4 एकड़ जमीन बेच के हम बच्चे को कनाडा भेज देते हैं, अमेरिका भेज देते हैं। एक बात याद रखो बच्चों, अगर +2 पास, 12वीं पास को जहां हमारे देश में PN की जॉब नहीं मिलती, +2 पास को जहां क्लर्क की जॉब नहीं मिलती, +2 पास को जहां कोई जॉब नहीं मिलती, कनाडा, अमेरिका ने हमें वहां इंजीनियर नहीं लगाना ले जा करके, वहां जाके क्या करना, हमने वहां लेबर करना है, वहां जाके हमने लेबर का काम करना है। और ऐसा नहीं है कि जहां जॉब नहीं है, जहां बहुत जॉब है।
अगर आप करना चाहो सबसे अच्छी जॉब मैं कहता हूं जिसमें भगवान ने कृपा करके आज मेरे को जॉब दिया हुआ है, मैं आर्मी को एक गुड जॉब तो कहता हूं। और गुड जॉब के साथ साथ आर्मी एक यूनिवर्सिटी है, आर्मी एक कॉलेज है, आर्मी एक आगे बढ़ने की संस्था है। आपने आर्मी में एक बार पांव धर दिया, आपने एक बार आर्मी में एंट्री कर दिया, आप एक सिपाही में एंट्री करोगे, आप जनरल साहब तक की पोस्ट तक पहुंच सकते हो। आर्मी में लड़कियों के लिए बहुत अच्छी अच्छी पोस्टें हैं, मैं फिर किस दिन आपसे विस्तार उसका भी करूंगा, क्योंकि आर्मी में जो हमारी बच्चियां है ना, आप 11 और 12th में जब दबा के मेहनत करोगे, मेडिकल रखोगे, आप डायरेक्ट कैप्टन की पोस्ट में मेडिकल अफसर जा सकते हो आर्मी में। और डायरेक्ट अगर आप एमबीबीएस आपके पेरेंट्स करवाएं तो आप कैप्टन जाओगे। अगर आर्मी आपको एमबीबीएस कराएगी, फ्री कराएगी, और आपको लेफ्टिनेंट की पोस्ट प्राप्त होती है जो मेडिकल अफसर की पोस्ट है। बहुत बढ़िया अच्छी अच्छी पोस्टें हैं। मैं वापस अपने विषय की ओर आऊं, जो आज विदेश जाने की दौड़ लगी हुई है। आप बताओ, हम 3 भाई थे, हम तीनों भाई आर्मी में थे। बड़े भाई साहब भी सूबेदार थे, छोटे भाई साहब भी रिटायरमेंट है, और मैं अभी जॉब कर रहा हूं। जब मेरा मदर फादर संसारी विद्या नहीं थी उनके पास, बिल्कुल अनपढ़ थे, लेकिन मैं कहता हूं बच्चे जिस मुकाम को जाके छूते हैं ना, हम जान सकते हैं हमारे माता पिता इससे ऊपर एजुकेटेड थे, तभी हम जहां तक पहुंचे। आज जो मेरी एजुकेशन है, ये मेरी एजुकेशन नहीं है, ये मेरे माता और पिता की एजुकेशन है, जिन्होंने मेरे को जहां तक पहुंचाया है। अगर मेरे माता पिता के पास संसारी विद्या नहीं थी और उन्होंने हमें इस मुकाम तक पहुंचा दिया, तो आज हम पढ़े लिखे हैं, ओहदे के ऊपर होते हुए। क्या आज मेरा एक बेटा और एक बेटी है, मेरे बाप के तो 5 बच्चे थे, उन्होंने सबको गवर्नमेंट जॉब में भेजा। क्या मैं अपने 2 बच्चों को भी अगर अच्छी जॉब नहीं दिला सकता, तो मैं अपने को कामयाब माँ बाप नहीं समझ सकता। इसलिए एक हमें गलतफहमी है, हमारे कान में ये चीज घुसा दी जाती है कि जहां पंजाब में कुछ नहीं है। आप मेरे को बताओ क्यों नहीं है? पहले 3-3, 4-4 बच्चे होते थे, तब भी गवर्नमेंट जॉब में जाते थे। आज वैकेंसी तो उतनी है ना, वैकेंसी तो कम नहीं हुई ना, आर्मी भी उतनी है, और फिर टीचर भी स्कूलों में उतने ही हैं। और दूसरे जगह में जाके देखो, हर महकमे के अंदर पुलिस में भी कर्मचारी चाहिए, हॉस्पिटल में डॉक्टर भी चाहिए, क्लर्क भी चाहिए, और साथ में नीचे वाला स्टाफ भी चाहिए। इसलिए जहां सब कुछ है, और एक कभी मत सोचो कि मैंने कनाडा जाना। मेरी बहनें बैठी है, मैं बेनती करूंगा, जब बच्चा मात गर्भ में होता है ना, तब भी माँ की शिक्षा लेता है। आप पैदा होती बच्ची को बोलना शुरू कर दो, बेटा आपको मैं एमबीबीएस डॉक्टर बनाऊंगी। मैं वादे से कहता हूं आपकी बच्ची डॉक्टर बनेगी। आप बच्चे को लोरियां दो, उसको बोलो मैं तेरे को जिले का डीसी बनाऊंगी, मैं गारंटी से कहता हूं आपका बच्चा डीसी बनेगा। मैंने ये चीज करके देखा हुआ है। आप एक और चीज, जो छोटे बच्चे है ना, कभी दादी जी जा रहे कहीं, बोला इस बच्चे को भी तैयार कर दो, मैं साथ में ले जाऊं। अगर माता जी ने कह दिया नहीं इसकी पढ़ाई खराब हो जाएगी, तो दादी जी कहेंगे ये कौन सा बीए कर रही है, अभी इसको भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नहीं, आप एक बात याद रखो, आपने 8 क्लास तक अगर बच्चों को समय दे दिया, मेरा ये मानना है, आपने 8 क्लास तक बच्चों को फुल टाइम पेरेंट्स ने अगर दे दिया, आपका बच्चा किसी मकाम को भी छू सकता है, वो बुलंदियों को छू सकता है। ये मत सोचो कि ये कौन सा बीए कर रहा। अगर बीए वाले का सिलेबस छूट गया, उसको अवेयरनेस है, वो अपना सिलेबस बाद में टाइम निकाल के कवर कर लेगा। अगर इस बच्चे का सिलेबस छूट गया, नर्सरी वाले का, केजी वाले का, और वो फिर आगे नहीं बढ़ पाएगा, वो पीछे जाता रहेगा। आज इस डेस्क में बैठेगा, कल उसमें पहुंच जाएगा, परसों उसने होमवर्क नहीं किया होगा, वो डरता हुआ तीसरे डेस्क में पहुंच जाएगा, वो नर्सों लास्ट में पहुंच जाएगा, फिर उसको स्कूल में कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। इसलिए मैं मान सकता हूं आज के समय
तकरीबन हर बच्ची जो 10 क्लास पढ़ी तो है ही, या जो माताएं बहनें हैं, और अगर आपकी कम भी एजुकेशन है, आपका बच्चा स्टार्टिंग से इंग्लिश ग्रामर तो नहीं शुरू करता ना, शुरू में तो उड़ाड़े पढ़ता है, ABC पढ़ता है ना, आप उसके साथ बैठ के पढ़ो। आपका बच्चा घर में आता, उसको नहीं पता कि मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, आप खुद बताते हो बेटा मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं। उनको मत बोलो मुझे कुछ नहीं आता, उसको बोलो बेटा आज क्या होमवर्क मिला, क्या स्कूल में पढ़ा, मेरे को सुनाओ। आप बच्चे को पास में बिठाओ। हम स्कूल से आते थे, हमारी माता जी कहते थे आज क्या पढ़ के आए हो बताओ। हालांकि मेरी माता जी को पढ़ना लिखना नहीं आता था, तो हम पढ़ते थे, माता जी हाँ हाँ बोलते रहते थे, सुनते रहते थे। फिर बड़ी बहन को कहते थे इनका सिलेबस सुनो क्या पढ़ के आए या। फिर भाई साहब को बुलाएंगे, आप उसका सिलेबस सुनो क्या पढ़ के आए या। और वो कहते थे जो स्कूल में पढ़ के आए उसको अभी आप रिवीजन करो। सुबह उठाते थे कितने बजे, 3:30 पौने 4 बजे। और कैसे उठाते थे, जैसे बाबा फरीद जी की माँ बाबा फरीद को शक्कर दे के उठाती थी, पता ना आपको। बाबा फरीद जी जब छोटे थे तो माता जी क्या करते थे, बच्चों को मीठा बहुत पसंद था, उन्होंने उनको मसल्ले के नीचे, नमाज पढ़ने वाले कपड़े के नीचे शक्कर रख देनी, बोलना बेटा नमाज पढ़ो आपको अल्लाह शक्कर देगा। तो डेली उसने जब नमाज पढ़नी तो उनको शक्कर मिलनी। ऐसे हमारी माता जी, ये जो चाटी और मधानी देख रहे हैं ना, हमने इससे बहुत लस्सी पी और बहुत मक्खन खाया। जब दूध रिड़कते थे हम लालच के कारण उठते थे, जैसे माता जी उठ गए तो हमने क्या करना, जाके पास में बैठ जाना, और जो रात की रोटी बची होती थी ना शिक्कू में, उसको शिक्कू कहते थे, शिक्कू में आजकल तो कैसरोल आ गए, शिक्कू में रात की रोटी जो पड़ी होती थी ना, भाग के जाना, उसके ऊपर मक्खन रखना, उसके ऊपर शक्कर रखनी, और उसको गोल करके ऐसे खाना शुरू कर देना। उसके बाद फिर दही में शक्कर डाल के दही खाना, इसी लालच में उठते थे। उसके बाद माता जी बोलते थे अभी अपनी किताब उठाओ और अभी पढ़ने बैठ जाओ। सो मैं ये बेनती करूंगा कि पेरेंट्स को कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को टाइम दो, 8वीं क्लास तक इतना टाइम दो बच्चों को। मैं कहता हूं जिस बच्चे ने क्लास में ध्यान से पढ़ा हुआ है ना, उस बच्चे को कोई ट्यूशन की जरूरत नहीं है, मेरा ये मानना है। जिस बच्चे ने क्लास में ध्यान लगा के पढ़ा है, उस बच्चों को कोई एक्स्ट्रा कोचिंग की जरूरत नहीं है। और जिस बच्चे ने क्लास में ध्यान नहीं लगाया, उसको जितनी मर्जी कोचिंग दे लो, वो बात नहीं बनेगी जो क्लास में पढ़ने से बनती है। और जब आपका बच्चा 8वीं क्लास से अव्वल आने लग जाएगा, फिर वो आपके कमीज की कोना पकड़ लेगा कि पापा जी, मम्मा जी, मेरा दूसरा जो बच्चा साथ में मेरे पीछे था वो आगे निकल रहा है, मेरे को भी ट्यूशन रखा दो, मेरे को भी कोचिंग दिला दो, मेरे को भी ये बुक ले आके दे दो, क्योंकि तब उसको आगे बढ़ने की लालसा रहती है। तो जब बच्चा पहले ही पीछे होगा, तब उसको होगा कि मैंने तो खींच खाच के पास ही होना है। और इसीलिए फिर आगे हम कहते हैं नौकरी नहीं आ, कनेडा भेज दो, अमेरिका भेज दो। कनेडा अमेरिका में जाके लेबरी तो करनी है, तो क्यों जाएं? इसलिए जहां सब कुछ है, जहां तो मैं कहना चाह रहा हूं कड़वा सच है, हर स्टेट की एक वैकेंसी होती है। हमारे पंजाब स्टेट की भी वैकेंसी है कि पुलिस में इतनी वैकेंसी पंजाब वालों की है। और जब आप कहते हो ना, हमारे डिस्ट्रिक्ट का जो डीसी है, कभी वो देखते हैं बिहार से आके लगता है, कभी बंगाल से आके लगता है, और कभी यूपी से आके। ऐसा क्यों होता है? ये हमारी कमी के कारण होता है। जो पोस्टें आपके लिए रखी हुई थी, राखवी थी, आपने अपने बच्चों को 12वीं पास कराई और जमीन बेचा और कनेडा के लिए जहाज पे चढ़ा दिया। हुआ क्या? जमीन भी चली गई, बच्चा भी चला गया, पीछे माँ बाप बुजुर्ग जो हुआ वो भी रुलते रह गए, उनको कोई देखने वाला नहीं। कोविड के दौरान आपने देखा कोई संस्कार करने के लिए भी नहीं मिल रहा था। तो इसलिए मैं कहता हूं, उहा तो जाइए जाओ इहा ना होए जहां सब कुछ है। गुरु साहब जी कहते हैं, साचे साहिबा क्या नहीं घर तेरे, इस घर में सब कुछ है। अगर बाहर जाके हमने लेबर करनी है तो फिर लेबर तो हम जहां भी कर सकते हैं। इसलिए अच्छी एजुकेशन लो,
अच्छी डिग्री कर लो और अच्छी पोस्टें ग्रहण करो। जब आप कहते हो ना कि ये डीसी वहां का आ गया, ये क्यों आता कि आपने अपने बच्चे को उसके काबिल बनाया नहीं। अभी मान लो देश तो चलाना है ना, जब आपका बच्चा डीसी का एग्जाम नहीं पास कर पाएगा तो हमें देश को चलाने के लिए कहीं से डीसी तो लाना पड़ेगा ना, भले बिहार से लाएं, बंगाल से लाएं, यूपी से लाएं। और इसलिए मेरी आप लोगों से एक गुजारिश है, बच्चों को अच्छा पढ़ाओ और अपना देश बचाओ। अपना देश बचाने का तरीका ये नहीं है कि जमीन जायदाद बेच के हम बाहर चले जाएं, फौरन निकल जाएं। हम क्या करें जहां बहुत अच्छी जॉब है। आप छोटे बच्चे हो, पेरेंट्स बैठे हुए हैं, आपको मैं और चीज एक बता दूं, आज बहुत गलत फहमी चल रही है। आज कहते हैं आर्मी में भर्ती मत हो, क्या हो गया आजकल अग्निवीर आगे कहते हैं ना। आज मैं सिविल में जाता हूं, वार्तालाप होती है, कहते हैं आर्मी में नहीं जाना, आजकल अग्निवीर आगे। अग्निवीर की कितने साल की सर्विस है पता है आप लोगों को? कितने साल की? 4 साल की सर्विस है। ऐसा नहीं है, ये सिर्फ हमारी गलत फहमी है। जब कोई समाज में ऐसी बुराइयां आती है उसको सुधारने के लिए स्टेप उठाने पड़ते हैं। मैं आपको कड़वा सच बता रहा हूं, आर्मी की जो अग्निवीर की भर्ती है 4 साल की, वो क्यों की गई, उसकी क्यों जरूरत पड़ी? अभी मैं क्या देख रहा हूं कि हर साल में हर एक पलटन से तकरीबन 5 से 6 लड़के जिसकी 3 साल 4 साल 5 साल नौकरी होती है, वो नौकरी छोड़ के भगौड़े हो रहे हैं। उसका कारण मैं आप लोगों को बता देता हूं। तकरीबन 4-5 साल में लड़के की शादी होती है, जैसे उसकी आर्मी में ज्वाइनिंग होगी तो रिश्ते वाले भागने लगे कि लड़का फौजी बन गया, उनका रिश्ता करवा दो। मैं बता रहा हूं आर्मी एक गुड जॉब है, और गुड जॉब के साथ यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, आगे बढ़ने की संस्था है। मैं 10th पास करके आर्मी में सिपाही आया था और आर्मी में आके पूरी एजुकेशन ली, पीटीआई टीचर कोर्स किया, वेपन के कोर्स किए, जेबीटी की, सारी एजुकेशन आर्मी में आके ली। फिर सिपाही से डायरेक्ट नायब सूबेदार में कमीशन भगवान की कृपा से मिला। तो मैं ये कहना चाहता हूं और आप लोगों को कि उसके बाद जब शादी होगी उस बच्चे की, तो थोड़ा सा लड़की अगर पढ़ने का इंटरेस्ट रखती है तो उसने उसी समय बोलना शुरू कर दिया, जी आप कहो तो मैं थोड़ी एजुकेशन ले लूं। एजुकेशन हमने किसको समझ लिया? एलिट्स करने को, बाहर जाने के लिए, लेबर करने के लिए। एजुकेशन उसका नाम था। 10th से तो 12th पास करते, 12th से ग्रेजुएशन करते, बीएड करते, एमए डबल एमए करते और टीचर लगते। आर्मी में साथ में रहते और ओ भाई साहब जॉब करते और साथ में आर्मी स्कूल के अंदर टीचर लगते। आराम से पूरी लाइफ पर परिवार फैमिली इकट्ठी रहती, आगे बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलती, अच्छा भविष्य बन जाता। लेकिन हुआ इसके उल्ट। क्या हुआ? बोला मैं थोड़ी पढ़ाई कर लूं, ओ भाई साहब भी मेरे जैसा 10वीं पास करके फौज में आ गया था। उसने समझ लिया एलिट्स पता नहीं कौन सी बड़ी डिग्री है, ये कर ले लड़की तो अच्छा रहेगा। उसने एलिट सेंटर में डाल दिया, वहां से 6.5 बैंड ले लिए और इस भाई साहब ने क्या किया, अपने हिस्से की 4 एकड़ जमीन को बेचा और उनको भेज दिया कनाडा। कनाडा जाके क्या होता पता? फिर कभी बापूजी के घर जाएंगे, बापूजी आपके बेसमेंट में रहने के लिए जगह मिलेगी मेरे को, कभी इधर जाए आपके घर में जगह मिलेगी रहने के लिए। आप बिलीव करो कि जब हम अपने बच्चे को अमृतसर भेजते ना, जहां से आपका बच्चा फरीदकोट जाता है, आप बेटी को नहीं भेजोगे। आप बोलोगे कुछ लेने जाना तो बेटा चला जाएगा, और अगर बेटी जाएगी तब तक माँ के कान से फोन नहीं उतरता, हाँ बेटा कहाँ हो, अभी तक क्यों नहीं आए? तो जब कनाडा में जहाज में चढ़ा दिया तब हमें चिंता ही नहीं कोई कि वहां बच्ची की कंडीशन कैसी है, वहां कहाँ रह रही होगी। और एक एक बेसमेंट के अंदर 8-8 10-10 बच्चे, लड़कियां और लड़के एक साथ रह रहे हैं। मेरे साथ बहुत जो संगी साथियों बताते हैं, बच्चियों की और बच्चों की इतनी दुर्दशा है वहां जिसको शायद मैं शब्दों में बयान ना कर सकूं। उसके बाद क्या हुआ, वो बच्ची चली गई बाहर, और जब थोड़ी पीआर होगी वहां, तब उन्होंने बोला जी आप भी छोड़ दो नौकरी फौज की, आ जाओ कनाडा चलते हैं। तो उसने भाई साहब को, जहां से आर्मी में हमारे पास कोई प्रोविजन था ही नहीं कि हम उसको 15-17 साल से पहले घर भेज सके, तो हमने बोल दिया नहीं भाई आप नहीं जा सकते, क्योंकि ट्रेनिंग में कितने लाख रुपया गवर्नमेंट खर्च करती है।
वेपनों के ऊपर, अम्यूनिशन के ऊपर, तो गवर्नमेंट का नुकसान है। तो गवर्नमेंट ने बोला नहीं भाई आप नहीं जा सकते 15 साल 17 साल से पहले। तो भाई साहब ने क्या किया, वो जहां से भगौड़ा हो गया, भगौड़ा हुआ। उसके बाद साल 2 साल पुलिस की कार्रवाई चलती रही, लास्ट में फौज ने छोड़ दिया और फिर वो कनाडा अमेरिका के लिए तैयारी कर ली। अभी कई बच्चे तो ऐसे जो चले गए और आर्मी ने लिख के भेज दिया ना वो विदेश जा सकते हैं और ना वापस आर्मी में आ सकते हैं। ऐसी कंडीशन होगी जब हर पलटन से एक साल में 4 से 5 बच्चे हमारे भगौड़े हो जाएंगे तो हमारी पलटन को भी लॉस है, हमारे देश को भी लॉस है। जो हमें सैलरी मिलती कहां से मिलती है, जो आप लोग टैक्स भरते हो उसी से मिलती है। आर्मी का जितना खर्चा है ये सब आप देशवासियों का पैसा है। जब ये देशवासियों की संपत्ति बर्बाद होने लगी तो हमारी सरकार ने फैसला लिया, उन्होंने 4 साल इसका जो टाइम पीरियड रखा वो पक्का नहीं है, कन्फर्म नहीं है कि 4 साल में घर चला जाएगा। जैसे उसके 4 साल होंगे, 4 साल में हम उन बच्चों को देखेंगे। जैसे किसी बच्चे को आर्मी नहीं पसंद आई, वो नहीं करना चाहता, तो 4 साल में उसके लिए रास्ता खुला हुआ है। 11,71,000 रुपया उसको मिलेगा, वो पैकेज लेके अपना आराम से जहां फौज को छोड़ के जा सकता है। फिर बाहर उसके लिए जैसे डीएससी के अंदर पोस्टें खुली हुई, जो दोबारा सर्विस करते अगर जाना चाहे, मान लो 2-3 साल घर में रहा, उसका सेटलमेंट नहीं बैठा, वो दोबारा डीएससी ज्वाइन कर सकता है। एयरफोर्स नेवी के अंदर वो दोबारा से ज्वाइन कर सकता है। दूसरी बात, एक तो वो बच्चे जो वॉलंटियर जाना चाहते थे, एक वो बच्चे जो हमारे सेना के माहौल में फिट नहीं बैठे, जो जिनका डिसिप्लिन सही नहीं था। गुरु गोविंद सिंह की फौज में था डिसिप्लिन, और गुरु गोविंद सिंह की फौज में थी मर्यादा, और इंडियन आर्मी में क्या है, डिसिप्लिन। स्कूल में क्या है, डिसिप्लिन। ये दोनों एक ही चीज है, इन दोनों चीज में रता भर भी अंतर नहीं है। मर्यादा और डिसिप्लिन, जहां कह सकते हैं गुरु नानक साहब रहत भी कहते हैं इसको, रहनी रहे सोई सिख मेरा, उठाकर मैं उसका चेहरा। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी कहते हैं जो रहत में रहेगा वो मेरा सिख है। हम कहते हैं जो डिसिप्लिन में रहेगा वो हमारा सिपाही है। जो हमारे डिसिप्लिन में नहीं फिट बैठता था उसको हम 4 साल में अलविदा कह सकते हैं। और इसलिए उस रेजिमेंट के जो कमांडिंग अफसर होते हैं, सीओ साहब होते हैं, उनके पास अथॉरिटी है। 25% को तो ऑलरेडी पक्का हमने करना ही करना, और वो चाहे तो 100% को भी हम पक्का कर सकते हैं 4 साल के बाद। कोई कंपलसरी नहीं है। जब आपके स्कूल में देखो स्टाफ है, कई टीचर परमानेंट होते हैं, कई टीचर आते हैं टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। उसको क्या करता फिर स्टाफ, जब वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छे टीचर होते हैं, अपने अच्छे टीचर को कभी भी जो स्कूल होता, प्रशासन होता है, वो नहीं छोड़ता। जहां तक गवर्नमेंट स्कूलों में भी जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे टीचर गए थे उनको नहीं छोड़ा, अभी सरकार ने उनको सबको रेगुलर कर दिया। और इसलिए हम लोग भी, जो हमारे पास अच्छे बच्चे आएंगे, मान लो अच्छा हॉकी का प्लेयर होगा, बास्केटबॉल का, फुटबॉल का प्लेयर होगा, अच्छा क्रॉस कंट्री होगा, हम उसको क्यों कर भेजेंगे। तो इसलिए ये डरने की जरूरत नहीं है। ये आर्मी की जो जॉब है बहुत अच्छी, गुड जॉब है, और आर्मी में आके आप स्टडी करके आगे तक बढ़ सकते हो। बच्चियों के लिए भी बहुत अच्छा, आजकल सीएमपी के अंदर भी बच्चियों की पोस्ट है जिसमें 12th पास जा सकते हैं। सीएमपी जैसे ये पुलिस होती है, ऐसे एक मिलिट्री पुलिस है सीएमपी आर्मी के अंदर, उसमें भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। तो मुझे आप लोगों से मिलकर के बहुत अच्छा लगा। मैं भाई साहब जी का और मैं प्रिंसिपल मैम का थैंक्स, धन्यवाद करता हूं, और सभी आए पेरेंट्स को मैं वेलकम कहता हूं। और मैं आश करूंगा कि जब ये बच्चे पढ़ लिख के बड़े होंगे और मैं जहां भी कहीं फरीदकोट एरिया में जाऊं तो मुझे पता चलना चाहिए कि ये डीसी साहब जो है ये इसी स्कूल से पढ़ करके आए या, ठीक है। जहां रहोगे ना इंडिया में, हम बच्चों जहां जॉब करना इंडिया में, यस, अभी हमने बाहर नहीं जाना, कहीं नहीं भागना, हमने जहां जितनी पोस्टें हैं सबको ग्रहण करना है। पेरेंट्स की, माता पिता की सेवा करनी है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, उदाहरण के लिए मैंने ये कल्पना की थी
और मेरी बेटी ने 12th पास करने के बाद 1 साल मेहनत किया और उसको गुरु रामदास मेडिकल कॉलेज में सीट मिली MBBS करने के लिए। और उन्होंने बोला 15 लाख रुपया साल का खर्चा है, 5 साल का 75 लाख है। तो बेटी कहती पापा जी क्या करें? मैंने बोला कर लो बेटे, कोई बात नहीं, लोग जमीन बेच के बच्चों को कनाडा भेजते हैं, मैं सारी जमीन बेच के अपनी बेटी को MBBS डॉक्टर बना दूंगा। कहती नहीं पापा जी, आप 1 साल चांस दो, मैं फ्री सीट लूंगी। 1 साल और उसने अपने आप को एक रूम में बंद कर लिया और रात दिन उस बच्ची ने एक कर दिया। उसने कितनी मेहनत की होगी मैं आपको बताता हूं कि डॉक्टर साहब ने कहा इनको विटामिन डी की कमी आ गया, बच्ची बीमार होगी। हम दिखाने गए, डॉक्टर साहब ने बोला इनको विटामिन डी की कमी आ गया क्योंकि कभी उसने सूरज के दर्शन नहीं किए थे। वो अंदर AC रूम में बैठ के रात दिन कंटिन्यू पढ़ती थी और उसने जो रिंग ट्यून लगाई थी ना, ऐसी रिंग ट्यून थी सुन के हमारे भी दिल दुखी हो जाता था। रवनीत उसका नाम है। वो रिंग ट्यून बोलती थी रवनीत उठ जा, रवनीत उठ जा, नहीं तो पछताएगी, नहीं तो लाइफ में रोएगी, नहीं तो सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा, उठ जा उठ जा। इतना बार बार वो रिंग ट्यून बोलती थी ना, तेरे को मैं समझा रही हूँ सारी जिंदगी रोना पड़ेगा, उठ जा, उठ के पढ़ ले। और ऐसे करके, और मुझे वो कहती थी कि पापा जी मैं 3:30 उठना है, लेकिन मुझे आप 3 बजे उठाना शुरू करना, मैं तभी 3:30 उठूंगी। जब 3 बजे उसको उठाते थे ना तो बेटा उठ जाओ, तो एक उंगली खड़ी करती थी 5 मिनट, फिर बोलते बेटा 5 मिनट को उठ जा, पापा जी 2 मिनट, फिर 2 मिनट, फिर 5 मिनट। तो उसकी मम्मा तो थोड़ा सहानुभूति से पेश आती थी, तो मैं एकदम उसको ऐसे पकड़ के बाजू से उठा के ऐसे खड़ी करता, उठ जा अभी बहुत टाइम हो गया। तो वो कहती थी जब मैं छुट्टी काट के आ जाता था, मम्मा वैसे उठाओ जैसे पापा जी उठाते हैं, तभी मैं उठ पाऊंगी। उस समय मेरे को गुस्सा आता है, लेकिन दिन में मैं याद करती थी कि पापा जी गुस्से से नहीं उठाते तो मेरा 1-2 घंटा और बर्बाद हो जाना था। इसका रिजल्ट क्या निकला? 1 साल उसने स्टडी करने के बाद फिर उसने 19.5 लाख बच्चों में से 19.25 लाख बच्चे इंडिया में उससे पीछे थे। 19.5 लाख बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया, 19.25 लाख बच्चे उससे पीछे थे। उसको फ्री सीट मिली गवर्नमेंट कॉलेज अमृतसर से। वो बच्ची अभी MBBS कर रही है। और उसने जैसे उसके 5 साल कंप्लीट होंगे, 1 साल हो चुका, 4 साल और है, किसी नजदीक के मिलिट्री हॉस्पिटल में जाओ, कोई रिटर्न नहीं है, कोई और एग्जाम नहीं है, 15 मिनट की इंटरव्यू है, आपको कैप्टन की पोस्ट मिलेगी। वो MH के CO साहब बोलेंगे बेटा आर्मी ज्वाइनिंग करना चाहते हो? अगर जस कहोगे तो बोलेंगे कल ड्रेस ला के और कैप्टन के पेप्स लेके आ जाना, 3 स्टार उनको लग जाएंगे और नजदीक में पोस्टिंग मिल जाएगी। उसी को देख के मोटिवेशन होके बेटा कहता मैंने भी आर्मी में जाना है। अभी बेटे को मैंने एलन में डाला हुआ मोहाली में, अभी दोनों बच्चे कहते आर्मी में जाना है। उसका बेनिफिट क्या होगा? मैं कहता हूं अपने शहर वासियों को कि 10 बच्चे आर्मी में डॉक्टर भेजेंगे, 10 की शादियां करेंगे तो कितने डॉक्टर हो जाएंगे अपने पास? 20 हो जाएंगे। 20 की कितनी छुट्टी होगी? 3 महीने एक डॉक्टर की छुट्टी होती है। कितनी छुट्टी होगी अपने पास? हमेशा अपने पास 5 डॉक्टर छुट्टी पर रहेंगे। हम आसपास के इलाके की गांव की पंचायतों को कहेंगे कि गुरुद्वारा दमदमा साहब श्री हरगोबिंदपुर विखे 2-2 कमरे सारे पंचायतें बनाओ, जहां एक वर्ल्ड लेवल का फ्री हॉस्पिटल खोलेंगे। ये मत सोचो कि कोई कुछ करेगा हमारे लिए, ये हमें ही करना पड़ेगा। गुरु गोविंद सिंह जी 9.25 साल की उम्र में अकेले ही निकले थे। जब उन्होंने पूछा था जैतिया, जब गुरु तेग बहादुर का शीश कटा, हिंदू सिखों में बड़ा रोह जागा होगा, बोला नहीं महाराज, उन्होंने अपनी गर्दनें झुका ली जुल्म के आगे। तो गुरु गोविंद सिंह ने म्यान से शमशीर निकाल के कहा मैं ऐसा खालसा सजाऊंगा जो 1.25 लाख में भी अपने आप को छुपा नहीं सकेगा। तो मुझे लगता है मेरे जैसे आप जैसे हंसे होंगे कि 9.25 साल का बालक है, इसके पिता का कत्ल हो गया, लोग कत्ल ही कहते होंगे ना, पिता को औरंगजेब ने मार दिया और ए भावुकों के बोल रहा है क्या करेगा? तो मेरे गुरु गोविंद सिंह जी की कलम ने कहा होगा मैं क्या कर लूंगा, आप पूछना चाहते हो ना,
एक एक को धर लूंगा शमशीर के आगे, दिल सीना चीर के धर दूंगा शमशीर के आगे। अब तक दुनिया झुकती थी तकदीर के आगे, अब तकदीर भी झुकेगी मेरी। और कहीं बाढ़ आती है, पानी की बोतल 150 रुपए की हो जाती है। तो पंजाब में बाढ़ आई तो क्या हो गया, पानी भी फ्री, खाना भी फ्री, और गांव से मैसेज आ रहा ट्रालियां मत भेजो, राशन बहुत हमारे पास जमा हो गया। घर टूट गए तो आपस में मिलकर के घर भी बना के दिए जा रहे हैं। तो इसलिए ये मत सोचो कि हमारे लिए कोई कुछ करेगा, मैं अकेला क्या करूंगा, अकेला आगे आएगा। अपने आप काफिले बनते जाते हैं। 12 मिसलों को मिला के महाराजा रणजीत सिंह ने सरकार खालसा राज स्थापित किया था। तो मैंने बोला गांव की पंचायतें 2-2 रूम बनाएंगी, हम 10 बच्चों को आर्मी में डॉक्टर भेजेंगे, 10 की शादियां होगी, 20 डॉक्टर होंगे। उन डॉक्टरों को कहेंगे बेटा 5 डॉक्टर एक टाइम आप छुट्टी पर रह सकते हो, तो वहां आपकी जॉब है। आर्मी में आपको पता छुट्टी में भी सैलरी मिलती है, तो सैलरी आपके अकाउंट में आएगी। जहां हॉस्पिटल में आपने क्या करना है, सेवा देनी है। जो मेरी यहाँ बच्चियां अनपढ़ होगी ना, कम पढ़ी होगी, गुरुद्वारा में आती है, उनको बोलूंगा जिसको डॉक्टर नहीं बन पाए वो भी अपना ये ना लालसा रहे जे डॉक्टर नहीं बने, वो व्हाइट कुर्ती पहनो और पर्ची काटने की सेवा में लग जाओ। जो बुजुर्ग आते हैं आप इनको लंगर पानी पिलाने की सेवा में लग जाओ। और जहां अपने अपने घर में एक एक दान पात्र लगाओ, एक एक गोलक लगाओ। उसमें क्या लिखना आप लोगों ने, गरीब का मुंह गुरु की गोलक है। अगर आपका पड़ोसी भूखा मर रहा, कोई गरीब है, तो गुरुद्वारा मंदिर में पैसे डालने का कोई लाभ नहीं है। गुरु साहब थोड़ी कहता मुझे सोने की पालकी में रखो, बेच दुनिया सेव कमाई है ता दरगे बैसन पाइए। दुनिया के अंदर सेवा करोगे ता दरगाह में जाके जगह मिलेगी। इसलिए जब किसी को जरूरत होगी तब अपने घर की वो गोलक खोल के, जहां कोई हमारे हॉस्पिटल से पेशेंट रेफर हो करके जाएगा, गुरुद्वारे जाओगे ना, क्या बोलना जाके, गुरु महाराज मुझे भरोसा नहीं है, लेकिन इसलिए मैं 10 रुपए भेंट करने थे, 1 रुपया भेंट कर रहा हूं, 9 रुपए आपके नाम की गोलक मैंने अपने घर में लगाई है, उसमें डाल करके आया हूं, वो भी स्वीकार कर लेना। जब आपकी कॉलोनी का, आपके गांव का किसी के बच्चे की पढ़ाई रुकी हो, आप घर की गोल के खोलो और उस बच्चे की सेवा में लगा दो। कोई दुखी हो वो पैसा उसके भोजन के लिए लगा दो। सो मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है, एक कभी मत सोचो कि मैं क्या करूंगा, मेरे लिए कोई और करके जाएगा। हमें ही करना पड़ेगा, हमें ही आगे आना पड़ेगा। सो इतने वचन करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। कोई वचन बात घाट होगी हो तो मैं गुरु रूप संगत कहता हूं। गुरु नानक जी कहते हैं ये सारी क्या है, संगत है। और बच्चे तो वैसे भी कहते भगवान का रूप होते हैं, बच्चे सच्चे सुच्चे होते हैं। और इसलिए मैं ही अरदास करूंगा लास्ट में कि आप सब तरक्कियां करें और बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे ओहदों को छुएं। और आपने जो इतना बढ़िया रंगारंग प्रोग्राम किया है, मैं आप सबका और खासकर स्टाफ का, प्रिंसिपल मैम का बहुत बहुत आभारी हूं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।